सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, उसका एग्जाम का समय जो है काफी नजदीक आ गया है। जो अब निर्धारित समय है वो 1 अक्टूबर को एग्जाम इसका होगा। उसके बाद अगला जो इसका एग्जाम होगा वो 7 अक्टूबर को होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो डेट पड़ेगा इसका वो 15 अक्टूबर को, यानी कि 1 तारीख 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम जो है ये होगा। और ये दोनों पालियों में होगा, यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। तो इसमें आप सभी लोग जानते ही हैं कि इसका कट ऑफ मार्क्स और परसेंटेज, पासिंग मार्क्स आप सभी को पता है। पासिंग मार्क्स 30 है, लेकिन अगर आप इस एग्जाम में इसमें आप ज्यादा बेहतर नंबर लाना चाहते हैं और आप अपने सीट को एक तरह से ये कहें कि लॉक करना चाहते हैं, यानी बुक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कंपटीशन में कोई बहुत ज्यादा प्रयास करे तभी आए, तो आपको 70+ नंबर लाने होंगे, जिससे आपका जो ये सीट है वो लॉक होगा। तो हम ऐसा आशा करते हैं और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि जो अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जरूर बिहार पुलिस के कांस्टेबल भर्ती में के इस भर्ती के महाकुंभ में आप अपने प्रतिभा का लोहा जरूर मनवाएं। ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी उम्मीद और कामना के साथ आप लोगों के सामने 100 महत्वपूर्ण बीबीआई क्वेश्चन को लेकर के हम प्रेजेंट हुए हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो होने वाला है, जिसका डेट 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2023 को निर्धारित है, उसमें आप अपने प्रदर्शन का लोहा मनवा सके, उसके लिए हमने 100 बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया है, जिसे आप पढ़ के और अच्छे अंक की तरफ अग्रसित हो सकते हैं। आप अपने आप को कंपटेटिवली फेस कर पाएंगे अपने एग्जाम को। तो हम चलिए चलते हैं और ये देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो 100 क्वेश्चन है वो किस तरीके के क्वेश्चन है और उनका हम आंसर कैसे देंगे। सबसे पहले आप सभी को बताते हैं, जब आप लोग जाइए एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में, तो सिंपली ये देखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मार्क करें और आप जो बेहतर क्वेश्चन, आपको जो कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर है, उसको सबसे पहले सॉल्व कर लें, जिससे आपका जो समय है वो काफी बचेगा। आपको इस क्वेश्चन के प्रति, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। पहले आप अपने जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देखिए, फिर आप जो क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा जिस पे डाउट है, चाहे जिस पे लग रहा है कि हमें ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर उनको देखिए। तो हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है इसको लेकर के आपके साथ प्रेजेंट हुए हैं। चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को। और हम अपने बिहार पुलिस का, ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, इसके बारे में अपना जो विचार है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि किस प्रकार से आप और बेहतर इसमें कर सकते हैं प्रदर्शन। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, और जब कि क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो तो आप उससे पहले आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन किस प्रकार का है, किस किस सब्जेक्ट से आया है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, हर तरह के सभी सब्जेक्ट से, चाहे आप हिस्ट्री देख ले,
मैथमेटिक्स देख ले, आप इंग्लिश देख ले, रीजनिंग्स, इन सब में क्वेश्चन आपके आएंगे और इन सब से क्वेश्चन जो हैं काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन। तो हम आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और आप ये देख पा रहे हैं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? यानी जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया उस समय मुगल सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हम आपको बताते हैं। तब तक आप कमेंट भी कीजिए ताकि आप अपने आप को ये देख सकें कि हाँ हमें किस क्वेश्चन का कितना हमें आ रहा है। तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। महमूद शाह रंगीला ये सम्राट थे जब अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वाडिवास की लड़ाई। इस युद्ध से भारत में फ्रांसीसी जो थे उनके भाग्य का निर्णय हुआ कि वो कितने दिनों तक भारत में अपना डेरा डाले रहे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती। और सबसे पहले तो ये भी बता दें कि आप लोग जब ये क्वेश्चन देख रहे हो तो अपने साथ एक कॉपी पेन जरूर रखिए ताकि इस क्वेश्चन को आप ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकें। अब अगला क्वेश्चन है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो बी.डी. सावरकर। ये बी.डी. सावरकर हैं द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक। 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? यानी अकबर ने अपनी इच्छा जताई तो उनके कहने पे रामायण का फारसी में अनुवाद किया। यानी कि पूरे रामचरितमानस का रामायण जो बुक है उसको फारसी में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया। इससे फायदा ये होता है कि उस समय जो फारसी वाले लोग थे जिन्हें हिंदी समझ में या संस्कृत समझ में नहीं आती थी वो फारसी में भी उस बुक को पढ़ के लाभान्वित हो सकते थे। तो ये 4th क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा वो होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ये क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। स्वतंत्र होने के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, आप लोगों को पता होगा स्वतंत्र भारत से पहले लॉर्ड माउंटबेटन के एरा में भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे होंगे 5th क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन यही उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के रहते हुए ये जब थे उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का स्वतंत्रता मिली। आप सब लोग इस बात से परिचित होंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान अलग अलग एक स्टेट बना, इंडिपेंडेंट स्टेट। और इसी में लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे उनके ही कार्यकाल में ये भारत का स्वतंत्र हुआ। 6th नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? यानी किस चार्टर एक्ट के तहत
चीन के साथ ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका व्यापार का एकाधिकार, यानी जो उस पे संपूर्ण अधिकार वो रखे हुए था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका समाप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा चार्टर एक्ट 1833, यानी कि चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त। 7वां, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी ने देश में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और वह चाहते थे कि पूरी तरीके से हम खुद पे निर्भर हों। गांधी जी विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत करने के लिए आंदोलन चलाया और ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन आपको, इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य जो उन्होंने विदेशी वस्तुओं का व्यापार के लिए रखा था वो भारत में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना था, जिससे भारत क्या हो, कुटीर उद्योग के प्रति प्रोत्साहित हो, उसके भारत के लोगों को प्रोत्साहन मिले कुटीर उद्योग से संबंधित कार्य। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो आप लोग जानते होंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 का है आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम ध्यान दें और देखें तो ये पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, जिसे हम पूजा गृह भी कहते हैं, का क्या नाम था? यानी अकबर ने अपने शासनकाल में एक उपासना भवन या पूजा गृह बनवाया था। उपासना भवन कहें तो जहां पर हम देवी की, देवताओं की उपासना कर सके, यानी उनको मतलब उनकी भक्ति कर सके। तो उपासना भवन या पूजा गृह जो बनवाया था अकबर ने अपने शासनकाल में, उस गृह का नाम उसने क्या रखा था? यानी कि अकबर उस पूजा गृह का क्या नाम रखा था जब उसने पूजा गृह बनवाया या उपासना भवन बनवाया? तो ये क्वेश्चन का जो सी आंसर है वो है सी, इबादत खाना। देखिए, दीवाने खास तो मजलिस टाइप का हो गया कि 10 लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। दीवान आम भी उसी टाइप का, बुलंद दरवाजा से कोई संबंध ही नहीं इसका। इबादत मतलब क्या होता है? पूजा। हम लोगों के मतलब जब यहाँ पर फारसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इबादत यानी कि वहां पे देवता की चाहे अल्लाह की इबादत करना, और खाना मतलब जगह। तो इबादत खाना ये इसका आंसर होगा। आगे हम चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, यानी गुरु अर्जुन देव जो थे वो समकालीन थे, तो किसके? तो इस क्वेश्चन का आंसर जहांगीर के। इस पे आप लोग टिक कीजिएगा। अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जाम में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग गुरु अर्जुन देव वाले इस समकालीन थे शाहजहां के, ये आप डालिएगा, सॉरी जहांगीर के, ये आप डालिए। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय, यानी टिहरी बांध जो परियोजना बनी उसमें निर्मित जलाशय का क्या नाम है? उसमें जो जलाशय को निर्माण किया गया है उसका नाम बता रहा है, तो उसका नाम होगा स्वामी राम तीर्थ सागर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? देखिए, हमारे देश की नदी है गंगा नदी, यमुना नदी, वैसे ही एक गोदावरी नदी भी है। और गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? जैसे गंगा नदी हम लोग कहते हैं गोमुख से, तो वैसे और किस किस स्टेट में बहती है? वैसे अगर गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी कहां से होकर के बहती है?
अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र से चलती है और आंध्र प्रदेश तक ये मतलब नदी का ये जो है बहती है, उतने दूर तक सफर तय करती है महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में क्यों विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 13 और आंसर आप लोग बिना सोचे समझे बिल्कुल चंबल और साबरमती डाल दीजिएगा। ये आपको नदी का जो द्विविभाजित प्रणाली है तो चंबल और साबरमती होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है समुद्र में बही बेस भूमि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 तो ये है प्रायद्वीपीय। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? क्वेश्चन नंबर 15 और आप इसका आंसर पेरू धारा डाल देंगे आराम से। पेरू धारा जो है ये इसका सही आंसर होगा। गल्फ स्ट्रीम नहीं होगा, ब्राजील धारा भी नहीं होगा और कैनारी पास भी नहीं होगा। इसका सही और सटीक आंसर पेरू धारा होगा। आप पेरू धारा पे टिक कर दे अगर ये क्वेश्चन बिहार कांस्टेबल भर्ती में आता है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एशिया और अफ्रीका को पृथक, ये देखिए हिंदी का एक शब्द है पृथक करना यानी अलग कर, तो पृथक करती है, तो पृथक करती है अलग अलग करती है एशिया को और अफ्रीका। तो कौन सी है नहर जो एशिया और अफ्रीका महादेश को अलग करती है? तो इसका आंसर होगा स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो एशिया और अफ्रीका को अलग अलग बांटती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अपवर्तन का कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 निक्षेपण, ये ए होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? यह क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका आंसर आप हिमानी क्षेत्र डालिए। हिमानी क्षेत्र से में परिवर्तित हो जाती है जब ग्रेनाइट के चट्टानों का कायांतरण हो। मोरेन कहां बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 19, मोरेन कहां बनते हैं? तो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक व बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? यानी ऐसी वर्षा का वो बताइए जिसमें बिजली भी चमक रही हो, बादल भी गरज रहे हो और बारिश भी हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका होगा संवहनीय वर्षा। अब अगले पॉइंट पे हम चलेंगे, यदि क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो टमाटर से तो नहीं है, मांस से झींगा उत्पादन 21 का क्वेश्चन है, तो ये आपको झींगा उत्पादन होगा। मांस और खाद्यान्न नहीं होगा, मांस और खाद्यान्न नहीं होगा, टमाटर उत्पादन नहीं होगा, होगा कौन? झींगा उत्पादन। जैसा हरित क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति, वैसे ही गुलाबी क्रांति। श्वेत क्रांति जैसे दूध से संबंधित है, वैसे ही पिंक रिवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो जानते होंगे झींगा क्या होता है। झींगा एक प्रकार की मछली है जो जिसका उत्पादन का रिवोल्यूशन हुआ, इसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादित किया जाए। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है, यानी ऐसा क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंध रखता हो। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका आंसर देंगे हम वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। ये जो क्षेत्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र से निर्माण,
ये संबंध रखता है। वाणिज्य एवं व्यापार का निजी स्वामित्व ये नहीं होगा। वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व ये भी नहीं होगा। वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने ले लिया है ये भी नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे सार्वजनिक वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, इसे ही सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र वह जो सब उसमें जा सके, मतलब भारत के जितने भी लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके। वाणिज्य बैंकिंग सेक्टर है, व्यापार जिसमें हम बिजनेस कर सकते हैं और उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। यानी जिस चीज पे पब्लिक का ज्यादा मूवमेंट हो जाता है या ज्यादातर लोग जुड़ जाते हैं, सरकार किसी न किसी रूप में अपना आधिपत्य या अपनी दखल या अपना प्रेजेंटेशन उस क्षेत्र में जरूर देना चाहेगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगी, सरकार उसमें नहीं अगर शामिल होती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वाणिज्य एवं व्यापार में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो सार्वजनिक लोग हैं, जो पीपुल्स हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके पैसे पे मतलब दूसरा कोई कब्जा कर। तो सरकार, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर देखेंगे, जैसे LIC हो गई, तो LIC जब सरकार ने देखा कि ज्यादा इस पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार ने भी अपना इन्वेस्टमेंट उसमें डाल दिया। तो ये हम आप लोगों ने देखा कि वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होता है। अगले क्वेश्चन 23rd नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 23rd। तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय क्या है? यानी ऐसी मुद्रा जो सस्ता हो। 24th, इसका आंसर होगा देश की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध। यानी कि अगर मुद्रा सस्ती हो तो हमारे देश की मुद्रा पूरे वर्ल्ड लेवल के बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और उस मुद्रा में ज्यादातर विदेशी नागरिक भी पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन अगर हमारी मुद्रा ज्यादा बड़ी होगी या मुद्रा हमारी महंगी होगी, तो उसमें कम लोगों के पार्टिसिपेट होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाले कौन से लोग हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, और इससे मुद्रास्फीति से ऋणी जिस पे कर्ज हो वह जो है लाभान्वित होता है। गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? घटिया माल गिफन माल भी अवश्य होगा, गिफन माल घटिया माल भी अवश्य होगा, घटिया माल गिफन माल नहीं हो सकता, गिफन माल घटिया माल नहीं हो सकता। तो घटिया माल गिफन माल नहीं हो सकता और गिफन माल घटिया माल नहीं हो सकता। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा घटिया माल गिफन माल भी अवश्य होगा। ये 26 नंबर क्वेश्चन है। अगले पॉइंट पर हम चलें तो अगला जो पॉइंट है वह है 27 नंबर, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? 27 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मुद्रा का अवमूल्यन से, प्रबल निर्यात संवर्धन से और आयात प्रतिस्थापन से। यानी कि इसका आंसर होगा सब। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो कौन से हैं? यानी भारत के संविधान में समानता का अधिकार कौन से 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्राप्त किया जाता है? यानी कौन से ऐसे वो 5 अनुच्छेद हैं जिनसे भारत के नागरिकों को राइट टू इक्वालिटी देने का कार्य करता है? ये क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका 28 का बी 14 से 18 तक। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? यानी भारत के राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति अभी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड राज्य से संबंध है, मतलब वहां पे उनका गृह राज्य है। तो भारत का राष्ट्रपति यानी कि अभी के प्रेजेंट राष्ट्रपति किस विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, तो कोई भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं किस विषय पर? ये क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका जो आंसर होगा, ठीक है, राज्य एक स्वतंत्र और ये होता है, तो राज्य के सूची पर वो अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। संघीय सूची पर कर सकती हैं, समवर्ती पर कर सकते हैं, राज्य और समवर्ती दोनोjnों पर कर सकते हैं, पर राज्य सूची पर नहीं जारी कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर 29 का सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? यानी कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है? क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वह होगा सी 148। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है संसद में शामिल है, क्या क्या शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यह संसद में शामिल है या नहीं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, इसमें से क्या ऐसा है जो संसद में शामिल है? तो लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ संसद में शामिल नहीं है। संसद की जब भी बात आती है तो भारत के पूरे संविधान की व्यवस्था की बात आती है और संविधान का प्रतिपालक, पालन करने वाला कौन होता है? तो हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं, ये तीनों मिल करके संसद में शामिल। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है, लोकसभा और विधानसभा नहीं है, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा नहीं है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद में शामिल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता है? यानी क्वेश्चन नंबर 32। तो पदच्युत, पद से हटाने का करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता है। ये कौन है जिनको कोई भी विधि प्रदान नहीं करता? तो यह है राज्यपाल। इनको भारतीय संविधान जो है वह पदच्युत यानी कि पद से हटाने के लिए कोई विधि प्रदान नहीं करता है। इसका है राज्यपाल। अगला पॉइंट पे जब हम चलते हैं 33, और 33 है निम्नलिखित में से कौन सी रीत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो ये 33 क्वेश्चन का उत्प्रेषण होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, आप लोगों को पता होगा भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसके बाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे हम बात करें 35, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा 35 राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अपेक्षित घनत्व का सही मात्रक 36, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, मेगा से तात्पर्य है, तो 37 है और इसका आंसर जो होगा वो बी होगा 10 सुपरस्क्रिप्ट 9, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 37 के बाद 38, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। 38 क्वेश्चन है, इसका होगा आंसर सी यानी यांत्रिक ऊर्जा। 38 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। 39 और इसका आंसर होगा डी 300। आगे हम चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में आप ये देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम, यदि वह पृथ्वी से बाहर जाता है तो उसका भार पृथ्वी पर क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है यानी 50 किलो का है और वह पृथ्वी से बाहर चल जाता है तो उसका भार पृथ्वी पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका जो आंसर होगा 490 N। यदि पृथ्वी के घूर्णन के कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 41 और क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वह है आपका कम होगा यहां पर। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है जो है वो होगा सूर्य एवं चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ओजोन परत की जैविक उपयोगिता है 43 और क्वेश्चन का आंसर होगा पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरण जो आती है उसको रोकती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 43। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं 44 की तरफ। लघुतम तरंग दैर्घ्य होती है, क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका आंसर होगा वाई किरण। परमाणु भट्टी में प्रयुक्त किए जाने वाला ईंधन है 45 और इसका आंसर होगा यूरेनियम। 46 नंबर क्वेश्चन, अल्फा कण होता है 46 और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीलियम नाभिक। पानी में चीनी घोलने पर क्या प्राप्त होता है? पानी में अगर हम चीनी को मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 47 और ये है कि एक समांगी मिश्रण हमें प्राप्त होगा। 48 नंबर क्वेश्चन करते हैं, अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक के 48 संगठन तथा भार दोनों अपवर्तित रहते हैं। 48 उदासीनीकरण की क्रिया से बनने वाला उत्पाद है, यानी वह उत्पाद जो उदासीनीकरण के क्रिया से बनता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो 49 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा जल। निम्नलिखित में से रासायनिक क्रिया बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 50 है और क्वेश्चन नंबर 50 पे हम चलेंगे, निम्नलिखित में से रासायनिक क्रिया बताइए। तो ये क्वेश्चन है 50 और क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन का जलना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। पानी का पीएच मान कितना होता है? और पानी का पीएच मान 7 होता है। सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है? ये 52 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है एचएस। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये 53 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हमें ये वाला ऑप्शन सारा हटाना पड़ेगा, तभी हम देख सकते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ये 53 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। 54 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? और इसका आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान। क्वेश्चन नंबर 55 है, रेखीय पेशियां पाई जाती हैं 55 और इसका आंसर होगा पैर में। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 55 का देखा। क्वेश्चन नंबर 56 पे हम चलेंगे।
रक्त का यानी ब्लड का, खून का जो हमारे शरीर में होता है, कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, यानी ब्लड का कौन सा अवयव जो शरीर के दूसरे अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है या पहुंचाता है। ये क्वेश्चन नंबर 56 है और इसका आंसर होगा आरबीसी। 57 सर्वव्यापी रक्तदाता का ग्रुप क्या होता है, यानी कि वैसा रक्तदाता, वैसा ब्लड डोनर जो किसी को भी रक्त दे, अपना ब्लड दे दे और वो ब्लड उसमें चढ़ भी जाए। तो ये 57 नंबर है और इसका आंसर होगा O माइनस। ए बी प्लस नहीं होगा, ए बी माइनस नहीं होगा, बी पॉजिटिव नहीं होगा, ए बी पॉजिटिव नहीं होगा, ए बी निगेटिव नहीं होगा, ओ निगेटिव होगा। यानी ओ निगेटिव जिसका रहेगा वो सर्वव्यापी है, उसका ब्लड। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 58 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29 हड्डी जो होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? हड्डी में और सीमेंट में, यानी हमारे शरीर का जो हड्डी है, बोन है, उसमें और जो दीवार बनता है उस सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? ये 59 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है कैल्शियम। 60 एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, 60 नंबर क्वेश्चन है और आंसर इसका होगा सी अनंत। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन है 61 और इसका आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है तो आंसर हम इसके बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 61 क्वेश्चन है और आंसर है, आप देखेंगे कि 61 में एक है आडोमीटर, वाहनों की पहिया द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। आडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। आडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति या ए मीटर विद्युत शक्ति मापक युक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आडियोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र और ए मीटर विद्युत शक्ति मापने का यंत्र। ए मीटर आप लोगों को पता होगा, ये विद्युत की शक्ति मापता है। अगला है 64 निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? 64 नंबर क्वेश्चन है ये और इसका आंसर होगा सी डीजल। पपीते में पीले रंग का कारण है, पपीता पीला रंग का क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि पपीता जो है वो पीले कलर का होता है? ये 65 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा कैरिकाइजिथिन। ये सी नंबर क्वेश्चन होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 66। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम के शुभारंभ किया, यानी शुभंकर और मशाल का अनावरण? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया, यानी कि खेलो इंडिया एक प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने शुभारंभ और मशाल का अनावरण किया, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये आपको 66 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है और इसका आंसर होगा बी राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। सुरिंदर चावला को किस पेमेंट बैंक का नया एमडी या सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ये पेटीएम पेमेंट बैंक जो है भारत में काफी प्रचलित पेमेंट बैंक है, इसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में निधि आपके निकट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया है? ये क्वेश्चन नंबर 68 है और इसका आंसर होगा ईएसआईसी। यानी कि ईएसआईसी एक ऐसी संस्था है जो एम्प्लॉई का जो पीएफ है उसको व्यवस्थित करती है
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में हाल ही में सड़क राज्य मंत्रालय ने जनवरी 2023 से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है। वर्तमान में केंद्रीय सड़क मंत्री कौन? देखिए, यहाँ पर आप बात करें, भारत सरकार में केंद्रीय सड़क मंत्री आपको नितिन गडकरी, क्योंकि जहाज रानी भी, और ये काफी मतलब कि मतलब बहुत ही, अगर आप कहें ना कि मोदी सरकार के पार्ट 1 पार्ट 2 में अगर सबसे बेहतर कोई मंत्री थे तो नितिन गडकरी, और इनका कार्य ही काफी ही सराहनीय रहा। और इन्होंने जो डेवलपमेंट किए हैं, मतलब नो डाउट कि नितिन गडकरी का बेहतर कार्य प्रणाली जो है वो सबसे बेहतर है। इस नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के बाद से जो भी जितने भी मंत्रालय उसमें सबसे बेहतर मंत्रालयों में से एक रहा है। तो नितिन गडकरी ये एक तरह से रोड के मास्टर माने जाते हैं, रोड बनाने के। तो ये है नितिन गडकरी जी। क्वेश्चन नंबर 69 के क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बी, नितिन गडकरी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। भारत ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम पृथ्वी 2 डाला गया। तो अब यहाँ पर ये हमें बताना है कि रेंज इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 है और इसका रेंज क्या है। तो रेंज इसका जो है, इसका जो रेंज होगा वो होगा सी 350 किलोमीटर इसका रेंज है, यानी 350 किलोमीटर के अंदर ये इसका मतलब कि पहुंच है, तरह तक ये मार कर सकती है, चल सकती है, जा सकती है। 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन किन्हीं कारणों से हमने हटा दिए हैं लास्ट मोमेंट पे। तो क्वेश्चन नंबर 72 पे हम लोग चलेंगे। आइडेंटिफाई द predicate in the sentence choosing the correct option from the given below. Sweet are the usage of adversity. और यहाँ पर आप ये जो है देख रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है। स्वीट आर द यूज फॉर यूजेस ऑफ यूनिवर्सिटी एडवर्सिटी। 72 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया क्या है। राम खेल रहा है तो क्रिया यानी वर्ब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 है। तो क्रिया यहाँ पर अकर्मक है। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम सेंटेंस मीनिंगफुल चॉइस गिवन टू मेक द आई नीड फिल इन ब्लैंक है यहाँ पर फॉर माई कार। तो यहाँ पर पेट्रोल का सही मतलब आपको उत्तर बताना है कि कैसे पेट्रोल लिखा जाता है। ठीक है, पेट्रोल का हम लोग आए दिन भराते हैं, पेट्रोल अपने आसपास देखते हैं। तो पेट्रोल का सही उत्तर मतलब लिखने का जो करेक्ट वहां पर कैरेक्टर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे 74 नंबर क्वेश्चन और ये होगा PETROL। ये क्वेश्चन डालिएगा, आंसर डालिएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम साइड, ये क्वेश्चन नंबर है 75 और इसका आंसर जो होगा वो होगा COY। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। दलितों के बारे का साहित्य जो उसमें जूठन आत्मकथा के लेखक कौन, ये देखना है। तो ये 76 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ओम प्रकाश बाल्मीकि। 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन देयर हैपन टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। क्वेश्चन नंबर 77 है, आंसर होगा whenever there is a smoke there is fire. He used to examine every document of the passenger. या इस चीज का सही उत्तर मतलब हिंदी होगा अनुवाद। 78 नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। वह यात्रियों की प्रत्येक दस्तावेजों की जांच कर। He used, ये पास्ट में बातें चली गई हैं, ईडी लग गया है। एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स, यात्रियों के पैसेंजर में एस लगा है यानी बहुत सारे पैसेंजर तो यात्रियों के
प्रत्येक दस्तावेज की जांच कर। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही प्रतिष्ठित कवयित्री रही हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, और इनका ये है झांसी की रानी, झूम उठी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये क्वेश्चन नंबर 78 है। अगले 79 है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ हम चलेंगे। अगे की अरे यायावर रहेगा बाद किस विद्या से संबंधित? अरे यायावर, इन्होंने जो एक कहानी है इनकी, ये क्वेश्चन नंबर 80 है और इसका आंसर होगा यात्रा क्रीड़ा, यात्रा से रिलेटेड है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 81 है और इसका होगा क्वेश्चन नंबर 81 का बी इति प्लस जाति। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। वैद्यनाथ मिश्रा किस कवि का मूल नाम? वैद्यनाथ मिश्रा किस कवि का मूल नाम? यानी वो दूसरे नाम से तो प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। ये किस कवि का है? नरेंद्र शर्मा जी का है, प्रसाद जी का है, नागार्जुन जी का है, या केदारनाथ अग्रवाल? ये 82 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो ये नागार्जुन जी का है, नागार्जुन जी की कविता है, कवि है। इनके बारे में, इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्रा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द? तो ये क्या ऐड करेंगे तो एक नया वर्ड? तो इंप्रेशन नहीं होगा, ऑपरेशन भी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्शन भी नहीं होगा, कलेक्शन हो जाएगा, इकट्ठा कर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है 83 का, वो डालिएगा डी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले अब है 84 नंबर क्वेश्चन। अंजलि यहाँ पर स्थान छोड़ा है। द परस्यू हर स्टडी वेन सी राजस्थान टू द यूनाइटेड स्टेट। 84 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा डी वी विल गेट्स। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन की। साधारण प्रयास लगातार प्रयत्न करने रहा, असाधारण प्रयास कठिन तपस्या की। 85 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा डी। भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए एक कठिन तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तो कठिन तपस्या करना इसका आंसर होगा। 86, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? 86 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। मिठास यहाँ पर भाव को बता रहा है, मिठास कम है कि ज्यादा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, फ्रॉम फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग ए एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स सेड गिवन बिलो मैरिज। तो ये क्या है इसमें? क्वेश्चन 87 नंबर का, तो इसका होगा मीन। 88, यू राजस्थान हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर चूजिंग द रूट। 88 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा विल। हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। मतलब हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर, हिस्ट्री उससे सिखाया गया होगा। सी टॉट हिस्ट्री, सी हैड टॉट हिस्ट्री, सी टीचेज हिस्ट्री, सी हैज टॉट हिस्ट्री। 89 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी टॉट हिस्ट्री। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ध्यानानंद का नहीं? ध्यानानंद का कौन सी रचना नहीं? 90 नंबर क्वेश्चन आंसर होगा रस पीयूष निधि, ये इनकी रचना नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 91 पे जाते हैं। किताब का अंकित मूल्य। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है। 2 क्रमागत टूट के पश्चात तो 2 अलग अलग भागों में इसे विभाजित किया गया है। इसे 612 ईस्वी में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 91 है। इसका आंसर जो होगा
वह होगा डी 50%। 92 यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पी ई से निरूपित की जा सकती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण, ये क्वेश्चन नंबर 92 है। आंसर होगा बी ई इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने 92 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताया। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है किंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। 93 नंबर क्वेश्चन है। आंसर होगा 11-1/9। यदि बिंदु x3 और 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान है 94। आंसर होगा 2 और x। यदि sin प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 हो तो sin प्लस cosec बराबर है 95 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका ए हो 2। अब हम 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 96 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति किसी यात्रा की कार को पूरी करता है, यदि वह पूरी दूरी का 30% 30 किलोमीटर घंटा की चाल से तथा 60 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर घंटा की चाल से बची हुई दूरी 10 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है तो उसका औसत चाल क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 96 है। आंसर इसका होगा ए 25 किलोमीटर प्रति। 97 एक द्विघात समीकरण का मूल यदि m प्लस n तथा m माइनस n है, द्विघात समीकरण है। 97 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 97 नंबर क्वेश्चन का बी x2 -2 nx प्लस m2 माइनस 9 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 98 ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए बी की तुलना में दुगना कुशल है उसी काम को बी अकेला कर सकता है, कितने दिनों? यानी कि दुगना तुलना हो, दुगना कुशल होने का कितना फायदा होगा, कितना दिन बचाएगा? 2 दिन में तो कर सकता है मिलकर। तो इसके लिए हम कहेंगे इसका आंसर होगा 98 का सी 6 दिनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 का किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए? 99 नंबर क्वेश्चन आंसर ए होगा 5। 100 नंबर क्वेश्चन विभिन्न अनुप्रस्थ काट की एक क्षैतिज नचली से पानी बहता है, पानी की चाल 0.5 मीटर सेकेंड है, जहां अनुप्रस्थ काट का व्यास 2.0 सेमी, जहां पानी की चाल 4.0 मीटर प्रति सेकेंड है, वहां अनुप्रस्थ काट का व्यास हो। ये क्वेश्चन नंबर 100 है और हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हैं बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023, जो कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2023 को होने वाला इस एग्जाम 100 नंबर क्वेश्चन है और 100 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए। तो इस तरीके से हमने आपको 100 क्वेश्चन का एक आंसर बताया। दोस्तों हम तो यही कहेंगे इस पूरे क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन से अगर आपने मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिपीट किया देख और इसका कुछ परसेंट भी आपको फायदा होता है एग्जाम, तो हमारा ये वीडियो बनाना सफल होगा। हमने जो इस वीडियो को बनाने के लिए जो मेहनत किया है वो सफल होगा। आपने हमारे चैनल को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगली बार फिर आएंगे एक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने अन्य मित्रों को इस फायदे को पहुंचाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप वो भी लाभान्वित हो, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।